हमारे एग्रीकल्चर में एक नियम है कि एक बीज को पौधा बनने में, फसल को कटने में एक पूरा समय लगता है और इस दौरान हमें उस फसल को समय समय पर देखभाल भी करनी पड़ती है और उसमें पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, या अगर किसी प्रकार के कीट या फिर कोई बीमारी का प्रकोप हो गया है तो उसको भी देखना पड़ेगा, उसका भी इलाज करना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारी लाइफ जो है वो एक बहुत ही लंबा एक साइकिल है और उस दौरान हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अगर हम किसी टाइम पर अपने पौधे को जैसे संभाल नहीं पाते तो पौधा मुरझा जाता है, या वो फसल खराब हो जाती है, या उसमें बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम अपने करियर को नहीं संभाल पाते तो उस समय हमारे करियर में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। तो अगर आप लोग एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं और एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए लास्ट होगा। जो इस प्रकार की वीडियोस को आप लोग देखते हो या फिर स्क्रॉल करते रहते हो सुबह से शाम तक। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 2 से 3 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड वीडियो देखेंगे और चले जाएंगे, बोलेंगे ये तो हमें पहले से ही पता था। तो दोस्त, बदला क्या? आपने ऐसा क्या बदल दिया जो आपकी लाइफ अभी तक चेंज हो गई? कुछ नहीं बदला ना। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझो। आज का इस वीडियो को पूरा देखना और फिर सोचना कि क्या वाकई में आपको आपकी लाइफ पहले से बदल पाई? क्या आपको ये वाकई में पता था? क्या इन सब चीजों के बारे में पहले से जानते थे, और जानते थे तो क्यों नहीं बदल पाए? ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और आगे हम कैसे करियर बना सकते हैं इसके ऊपर भी मैं पूरा आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपका हो चुका है, मींस कि अगर आप लोग अभी बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 1 या 2 साल हो चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आप बीएससी के बाद क्या कर सकते हो। देखिए, बीएससी के बाद आप यहां पर या तो मास्टर्स यानी कि एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो, यानी कि अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप पढ़ाई के साथ साथ आपकी जॉब की तैयारी भी कर सकते हो। और तीसरा ये है कि आप पढ़ाई ना करके केवल और केवल आपकी जॉब की तैयारी कर सकते हो। एक ऑप्शन और भी है कि हम लोग प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर लें या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। तो ये आपके सामने 4 चीजें आती हैं जो आप लोग फॉलो कर सकते हो। अब इनमें से क्या क्या करना है तो मैं आपको स्टेप वाइज सारी कहानी बताता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपके जो सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग 1 मिनट 2 मिनट के अंदर एग्रीकल्चर नॉलेज या फिर आपकी जनरल नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हो, उसको छोड़ दो। अदरवाइज, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट है, इसमें आप कोशिश करिए कि पूरा जानने की, क्योंकि अगर कोई भी विषय आप लोग डिटेल में नहीं जान पाते हो तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आपका एग्जाम नहीं क्रैक हो पाएगा। और आज सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है कि हम इन सोशल मीडियाज के माध्यम से अपनी पूरी नॉलेज को 1 या 2 मिनट में जानना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इस वीडियो को आपका 20 से 25 मिनट का है, पूरा देखिएगा। इसमें कोशिश करूंगा कि आपको सारी बातें आपके फ्यूचर के बारे में, आज क्या कर सकते हो, कल इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले आप मास्टर्स इन एग्रीकल्चर कर सकते हो। अब देखो, एमएससी इन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो ये कहां से कर सकते हो। देखिए, आपके एक तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो हर स्टेट के अंदर हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। उनमें एडमिशन लेने के लिए हर यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो आप उनको दे सकते हो। दूसरा यह है कि आईसीआर जेआरएफ पीजी का एग्जाम होता है, जिसके द्वारा आप एग्जाम दे सकते हो और आप एडमिशन ले सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि आप इन एग्जाम को दे चुके हो और आपकी कैपेबिलिटी नहीं हो उतनी अच्छी, तो आप सीयूटी पीजी के थ्रू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हो। यह है आपका मास्टर्स में एंटर करने का तरीका। अब अगर आप लोग एमएससी कर लेते हो तो देखो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि केवल और केवल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर आईसीआर यूनिवर्सिटी से ही आपका एमएससी करें। इसके अलावा प्राइवेट से मैं आपको गाइड नहीं करता, क्योंकि रीजन यह है कि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में उतना अच्छे से काम नहीं करवाया जाता, लगभग 99%। तो यहां पर आप लोगों का जो टाइम है वो भी खराब होगा और इसके साथ साथ में आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा और 2 साल चला जाएगा। इसलिए बोलना चाहता हूं। तो यहां पर आप लोग देखो, आप एमएससी के बाद क्या कर सकते हो। देखो, या तो आप लोग टीचिंग लाइन में जा सकते हो, ठीक है,
इसके बाद आपका नेट का एग्जाम देके आप प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हो, या फिर आप फर्दर अपनी पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हो और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप पोस्ट डॉक मतलब पीएचडी करने के बाद पोस्ट डॉक के लिए आप फॉरेन कंट्रीज में भी जा सकते हो। तो आपके सामने ये अपॉर्चुनिटीज खुलती है, यानी कि आप या तो टीचिंग लाइन में या फिर आप रिसर्च लाइन में इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं है। एमएससी से फायदा क्या होता है? एमएससी से एक तो ये फायदा होता है कि भाई आप लोग जब एमएससी करते हो तो उस केस में आपको अपने सब्जेक्ट जो कि इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है उसमें एक अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है, और उसके साथ आप अपने फ्यूचर को बना सकते हो, और आपके फ्यूचर में कहीं भी आप कार्य करते हो, जॉब करते हो, तो ये नॉलेज आपको काम आती है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जब आप एमएससी में एडमिशन ले लेते हो तो 2 साल आपके पास समय होता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ आपकी तैयारी भी कंटिन्यू कर सकते हो, और जब तक आपकी एमएससी कंटिन्यू होगी, एमएससी कंप्लीट होगी, तब तक आपकी तैयारी भी अच्छी खासी हो जाएगी और आप जॉब को ग्रैब कर सकते हो। लेकिन यह जरूरी है कि इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। आपके पास मौज मस्ती का समय यहां पर बहुत कम रह जाएगा, यह चीज याद रखिएगा। तो यहां पर अगर आप लोग वाकई में एमएससी के साथ आपकी जॉब की कंटिन्यूएशन करना चाहते हो तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एमएससी में आपका प्रैक्टिकल वर्क भी होता है, आपको यहां पर रिसर्च में भी काम करना पड़ता है, और उसके साथ आप जब थीसिस वगैरह लिखोगे तब भी आपको परेशानी होती है। तो इस केस में आपको बहुत अच्छे से संभालना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप लोग सोचते हो कि मैं कर सकता हूं, और आप अपने माइंड से प्रेशर को हटाना चाहते हो कि भाई जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, तो ये आपके पास बढ़िया ऑप्शन है। दूसरा है आप एमबीए भी कर सकते हो, लेकिन एमबीए करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के जो ऑप्शंस हैं वो आपके उतने ही रह जाते हैं जितने की बीएससी के बाद थे। बहुत कम 1-2 जॉब हैं जिनमें आप लोग जा सकते हो। इसके अलावा ज्यादातर आपके जो एमबीए के बाद आप लोग जो है प्राइवेट कंपनीज के अंदर एक अच्छी खासी जो मैनेजमेंट लेवल की पोस्ट है उनको आप लोग ग्रैब कर सकते हो, जहां पर आपको सैलरी जो है वो काफी अच्छी खासी मिल सकती है। लेकिन जरूरी नहीं, आपकी काबिलियत के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा, और दूसरा डिपेंड करेगा कि आपने किन कॉलेज और किन यूनिवर्सिटी से आपकी एमबीए की हुई है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये हर बच्चे के ऊपर लागू नहीं होती। कई बार कई बच्चे निकल के आ जाते हैं कि जी मैंने एमएससी किया था, मेरे दोस्त ने किया था, एमबीए किया था, वो अभी तक भी धक्के खा रहा है। तो देखो ये हर एक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। जो वाकई में ब्रिलियंट है या फिर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए करता है, उन लोगों के पास आज बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मैं कई लोगों से आपको मिलवा सकता हूं। अब बारी आती है जी नेक्स्ट आपकी, एमएससी के अगर आपको नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो जी अपना बिजनेस। अपने बिजनेस के अंदर क्या क्या कर सकते हो? देखो, या तो आपके जो ट्रेडिशनल बिजनेस है जैसे कि डेयरी फार्म है या फिर गोट फार्मिंग है, आप उनको कर सकते हो। उसके अलावा गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर भी ओपन कर सकते हो, जो कि आपके अलग अलग होते हैं। वहां पर आप फार्मर्स को गाइड कर सकते हो और आपको इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, और आप इनको कंटिन्यू करके अपनी इनकम को सिक्योर कर सकते हो। और साथ में ही आप लोग आज प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे जो है आपने देखा होगा कि मशीनरीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मशीनरीज को फार्मर तक अवेलेबल करवाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे बहुत सारे वेंचर रन किए जा रहे हैं। खासकर अगर हम बात करें तो ड्रोन के ऊपर आपको सब्सिडी दी जा रही है। नई मशीनरी अगर आप लोग परचेज करते हो तो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिस्टम के अंदर आपको सब्सिडी दी जा रही है, लोन दिए जा रहे हैं। तो आप उनको लेकर आपके फार्मर्स की हेल्प कर सकते हो और साथ में अपना खुद का प्रॉफिटेबल बिजनेस अर्न कर सकते हो। और नेक्स्ट आपकी है जी नाबार्ड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्री बिजनेस को लेकर ट्रेनिंग दी जाती है। आप उन ट्रेनिंग्स को ज्वाइन करके आप वाकई में जान सकते हो कि मेरे को क्या करना है। या फिर जैसे मशरूम कल्टीवेशन या गोट फार्मिंग, इनके लिए भी टाइम टाइम पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग दी जाती है। आप इन ट्रेनिंग को विजिट कीजिए, मतलब आपका इन ट्रेनिंग को करके आइए। 1 महीने 2 महीने या फिर आपके 5 महीने, या फिर कुछ ऐसी ट्रेनिंग भी होती है जो 1-2 हफ्ते की होती है, आप उनको विजिट करिए। आपको लगता है कि आप एक सूटेबल पर्सन है उस काम के लिए तो आप इनके लिए जा सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा, रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास अगर फैमिली के पास पैसा है तो आप इन बिजनेसेस में जा सकते हो। दूसरा यह है कि आप पहले अगर जॉब कर लो 1-2 साल, आपके पास पैसा थोड़ा सा इकट्ठा कर लो, फिर इन बिजनेस में आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहां पर ये जो थोड़ी सी आपकी अपॉर्चुनिटी है वो थोड़ा सा यहां पर उस केस में एक लैग कर जाता है जब बच्चे के पास बिल्कुल भी सोर्स नहीं होते। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नहीं कर पाएगा। अगर वो थोड़ा सा नॉलेजेबल है तो ऑब्वियस सी बात है यहां से बिजनेस अर्न कर सकता है। आज एग्रीकल्चर आपका प्रॉफिटेबल नहीं है,
लेकिन उन्हीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को कंपनीज बेचकर क्या कर रही हैं, प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो आपका यहां पर कहने का मतलब यह है जी कि इसमें आपको प्रोसेसिंग लाइन में आना पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा, तब आप लोग मार्केट में बेचोगे तो एक अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हो। उसके बाद में बारी आती है जी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज। अब देखो गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटीज जो आपकी हैं वो या तो जैसे नाबार्ड है, आईबीपीएस आरआरबी एसओ है, आईबीपीएस एएफओ है। आरआरबी एसओ की जो पोस्ट है वो आपको 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ मिल सकती है, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप आरआरबी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा है जी आपकी बैंक की जॉब के अलावा, अगर हम बैंक की जॉब की और की बात करें तो जैसे आपको पीओ की जॉब है या फिर क्लर्क की जॉब है, इनके लिए भी आप लोग जो है जा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर क्या हम इन जॉब की तैयारी इसके साथ में कर सकते हैं, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आप अभी थोड़ा सा रुकिए। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी जैसे कि आपका सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन है, एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, या फिर आपका एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, या फिर आपका कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सभी के अंदर भी आपकी बहुत सारी जॉब जो है वो कई बार निकलती हैं, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम बात करें तो उसके बाद कोऑपरेटिव कंपनी जैसे कि इफको, क्रिप्को, नेफेड, इनमें भी आपका अप्लाई किया जा सकता है। टाइम टू टाइम इनकी वैकेंसी जो है वो अल्टरनेटिव ईयर्स के ऊपर आती रहती है। अब अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आप आईसीआर, आईआरआई, केवीकेज, इनके अंदर भी यंग प्रोफेशनल वगैरह के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप मास्टर्स करने के बाद, अपने पीएचडी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए भी यहां भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है जी स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो हर एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको पता होगा कि स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, या एग्रीकल्चर ऑफिसर है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, या आपका आरएयू का पोस्ट है, या फिर आपकी ना बहुत सारे आपके अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग जो है आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के अंदर आपकी जॉब निकलती है, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहां सबसे कॉमन चीज क्या है, सबसे कॉमन चीज क्या है, कॉमन ये है कि भाई इन सभी के अंदर, इन सभी एग्जाम में एक आपका कॉमन यहां पर सिलेबस देखने को मिलता है ज्यादातर, और वो आपका है एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर इन सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक या दो एग्जाम को छोड़कर, और एग्रीकल्चर का जो आपका परसेंटेज है वो लगभग 60 से 70% वेटेज आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम इन एग्जाम की बात करें तो इन एग्जाम में एग्रीकल्चर का वेटेज लगभग 60 से 70% होगा। हाँ, कुछ एग्जाम में ये 40% या 45% भी होता है, लेकिन लगभग आपके ज्यादातर एग्जाम के अंदर इसका जो वेटेज है वो 60 से 70% का है, और बाकी जो रिमेनिंग वेटेज है वो आपके कुछ और सब्जेक्ट भी हैं। अब इन एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं, वो ये है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि भाई मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं 2 साल इस तैयारी को दे सकूं, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्राइवेट सेक्टर की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब इन प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन इनमें से जैसे कि हमारी जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग है, बायर, सिजेंटा, है ना, इनके अंदर क्या है कि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी कंपनीज के द्वारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट है, या फिर आपकी फील्ड मार्केटिंग की पोस्ट है, अवेयरनेस कैंपेन आपके लगाए जाते हैं, एनजीओज के अंदर बहुत सारी आपकी पोस्ट निकलती हैं, तो उनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और यहां पर आपको एक अच्छा खासा मौका मिल जाता है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, जिसके साथ आपको लगता है कि भाई मैं प्रैक्टिकल वर्क तो कर सकता हूं लेकिन पढ़ाई नहीं कर सकता। अब देखिए यहां पर इनिशियल लेवल में कुछ पोस्ट में आपकी जो सैलरी होती है वो काफी कम होती है, लगभग आपकी 20 से 25 या 20 से 30 हजार के बीच में, लेकिन अगर आप टाइम के साथ वहां पर अपने आप को अपग्रेड करते हो, आपकी नॉलेज को बूस्टअप करते हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपकी जो है कैचिंग पावर अच्छी है, और किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा मतलब वल्नरेबल हैं और सीखने की कैपेबिलिटी आपकी अच्छी है, तो मैं आपको एक गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि प्राइवेट जॉब में भी आपके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप एक अच्छी खासी इनकम यहां पर जो है जनरेट कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट सेक्टर में आपको मेहनत करनी पड़ती है, और इनिशियल में कुछ साल के लिए एक्सप्लॉयटेशन भी देखने को मिलता है, लेकिन आने वाला टाइम आपका प्राइवेट जॉब का है, और यह भी आपको समझना पड़ेगा कि सरकारी जॉब बहुत कम है। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं करना, आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सेकंड ऑप्शन भी जरूर रखें, ताकि आपको, अब देखो यहां आपके पास सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या मुझे प्राइवेट जॉब करनी चाहिए और आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कितने टाइम के लिए करनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपको जो है कितने सालों तक के लिए करनी चाहिए। देखिए, एक तो आप जब एमएससी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर आपके पास 2 साल का टाइम होता है।
2 साल के बाद आप 1 साल एक्स्ट्रा और दे सकते हो, और मैं आपको बोलूंगा कि 3 साल के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो उस केस में आपको प्राइवेट जॉब एटलीस्ट पार्ट टाइम जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि पैसा कमाया कैसे जाता है, और दूसरा आपको मेहनत का एक आइडिया लग जाता है कि भाई कितनी लगती है पैसा कमाने में। तो जिससे आपका जो अभी तक पैसा पेरेंट्स के थ्रू आ रहा था, अब आपको खुद को पता चल जाएगा, और फिर आपका शायद मेहनत करने का जो तरीका है वो बदल जाए। दूसरा यहां पर यह है कि अगर आप बीएससी करने के बाद लगातार तैयारी कर रहे हो तो 2 साल आपको केवल और केवल लगातार तैयारी में टाइम देना चाहिए। 2 साल के बाद वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना चाहिए कि भाई प्राइवेट जॉब को पकड़ लेना चाहिए। अब इसका कारण यह है क्योंकि प्राइवेट जॉब पकड़ने का मतलब यह नहीं कि आप फुल फ्लेज प्राइवेट जॉब पकड़ लो और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ दो, नहीं। इसका यह मतलब है कि 2 साल के बाद अपनी तैयारी को कंटिन्यू करो, लेकिन साथ में प्राइवेट जॉब के करो, ताकि यहां पर आपको यह भी पता चले कि मेहनत कैसे होती है, और दूसरा आपको जो फाइनेंशियल कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है वो भी मिलेगी, और आपको जो है मेहनत करने का तरीका भी कहीं ना कहीं बदलने लगेगा। लेकिन यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि भाई आपको अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना है। आज के टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप को डिमोरलाइज बहुत ज्यादा कर चुके हैं, हम अपने आप में कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो चुके हैं, हम अपने आप को यह सोचते हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा। भाई आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर अगर आप खुद उंगली उठा दोगे तो दूसरा आपके लिए कौन खड़ा होने वाला है? कोई भी नहीं होने वाला। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को टाइम देना सीखो, आपके टाइम को मैनेज करना स्टार्ट करो। आप इन केवल मोटिवेशनल वीडियोस के साथ किसी भी एग्जाम को नहीं क्रैक कर सकते हो, अपनी लाइफ को आसान नहीं कर सकते हो। मैं अगर आज आपको बोल दूं कि आपको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए रास्ते में पड़े हुए मिल जाते हैं, तो आप कैसा लगेगा आपको? अभी आपके चेहरे पे बहुत सारी चमक आ चुकी होगी ना, आपको लग रहा होगा कि हाँ यार बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मिरेकल कभी भी नहीं आएगा, ये मिरेकल हमें लेकर आना पड़ेगा। हम डिटरमाइंड जब तक नहीं होंगे तब तक ये हमें नहीं मिलने वाला, ये हमें समझना पड़ेगा। और जिस दिन ये हमें समझ में आ गया तब तक आपको जो है बहुत देर हो चुकी होगी, या फिर अभी समझ जाओ। और यही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसकी वजह से मेरे को बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में भी बोल देते हैं कि यार सर आप गलत करते हो। तो मैं गलत करता हूं, क्यों करता हूं? क्योंकि मैं आपको सामने बोलता हूं, और ज्यादातर आपको सामने बोलने वाला इंसान गलत लगता है। सच्चाई बताने वाले बहुत कम मिलेंगे, लेकिन जो भी अगर बता रहा है तो उसके मुझे पता है कि उस टाइम पर कैसा लगता है। और आज भी हमें पुराने जो टीचर्स हैं वो याद आते हैं जिन्होंने कभी बोला था, और उनकी वजह से चलो आज कम से कम एक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म को ग्रैब कर पाए हैं। लेकिन उनकी अगर मेरे को लगता है कि सलाह मानी होती तो शायद और कहीं अच्छे होते, लेकिन उसमें हम खुश हैं। आज हम अपनी जो चाहते हैं उस कंडीशन में हैं, तो एटलीस्ट आप भी अगर उस चीज को अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपके पास होना चाहिए कुछ, तो आपको अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। और दूसरी बात अगर हम करें तो यहां पर आप कैसे तैयारी कर सकते हो, अभी आपको पढ़ना कैसे है और क्यों आपको पढ़ना चाहिए। देखिए भाई आपके जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम है, मैंने आपको बताया कि ज्यादातर आपका जनरल एग्रीकल्चर का वेटेज है लगभग 60 से 70%, और ये लगभग सारे एग्जाम में है, चाहे वो एएफओ की बात करोगे, नाबार्ड की बात करोगे, आरआरबी एसओ की बात करोगे, है ना। लेकिन इसके अलावा कुछ आपके एडिशनल सब्जेक्ट भी हैं जो आपके अलग अलग एग्जाम में आते हैं। लेकिन यहां पर जैसे एएफओ की बात करता हूं, नाबार्ड की बात करता हूं, या फिर ज्यादातर एग्जाम की बात करता हूं, तो उसमें आपके ये 3 सब्जेक्ट बहुत कॉमन है। और उसमें ये 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड। इन तीनों में से आपका लगभग एग्जाम के अंदर पार्ट आ ही जाता है। लगभग आपके ज्यादातर एग्रीकल्चर एग्जाम में ये तीनों आज बहुत कॉमन हो चुके हैं, और आपको इन तीनों की तैयारी भी बहुत अच्छे लेवल से करनी पड़ेगी। और मैं इसलिए आपको बार बार बोलता हूं कि जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट आपको पिछले कई सालों में, आज से ही आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और तैयारी स्टार्ट करने के लिए जितने भी कोई भी आपके अच्छे खासे जो बैंकिंग के इंस्टीट्यूट हैं, जो केवल और केवल बैंकिंग को ही प्रोमिनेंट करते हैं, और उसमें आपको जो भी फैकल्टी अच्छी लगती है, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको पढ़ाने में लगता है कि हाँ मेरे को ये समझ में आ रहा है और आज के पैटर्न के अकॉर्डिंग वो पर्सन टीचर क्वेश्चन करवा रहा है, तो आप उसको ज्वाइन करें, अदरवाइज मत ज्वाइन करिए। मैं बार बार बोलता हूं, एग्जाम का पैटर्न लगातार बदल रहा है, और अगर आप इनकी तैयारी स्टार्ट करने के लिए किसी भी, यहीं पर आप कहते हैं ना कि टाइम पास करने के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो, या फिर आप टाइम पास करने के लिए किसी टीचर को पकड़ लेते हो, तो मैं आपको फिर बोलता हूं मत करिए भाई साहब ऐसा। आप अभी प्रेजेंट टाइम में सुखी हो जाओगे, शायद आप किसी को इसके लिए पैसा कम दे दोगे, 500 700 800, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम उस पैसे को देखते हैं। आज बहुत सारे मैं बच्चों को देखता हूं जो कई बार वीकेंड्स के ऊपर इतना पैसा एक ऐसा एक्टिविटी के ऊपर खर्च कर देते हैं, या तो मूवी देखने में, या फिर ड्रिंक करने में, या फिर कुछ बच्चे स्मोकिंग भी करते हैं। उस टाइम पर उनको दिमाग में नहीं आता कि मेरा ये पैसा कहां पर जा रहा है। लेकिन अगर मैं उनको बोल दूं
कि एग्रीकल्चर की ये एक रेफरेंस बुक है और अच्छी बुक है, आप इसको परचेज कर लीजिए और ये आपके करियर को बना सकती है। वो बोलता है कि यार सर इतने पैसे, 500 रुपए की किताब, 200 रुपए की किताब। आपको यह समझना चाहिए कि आपके जो खर्चे उसमें गए हैं, उन खर्चों को अगर आप हटा के बात करोगे तो पता चलेगा आप उतनी सेविंग एक महीने में कर सकते थे और आराम से उस बुक को परचेज कर सकते थे, उस आपके कंटेंट को आप परचेज कर सकते थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आज हम उन पर्टिकुलर, जो एक कहते हैं ना कि लिमिटेड टाइम का जो हमारा नशा है, लिमिटेड टाइम की जो हमारी खुशी है, जो हमारे लिए डोपामिन रिलीज करता है और हम उस टाइम के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन वो आपके उस टाइम के लिए तो खुशी देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रेस्टिकल चेंज लेकर आता है। और वहीं अगर हम बात करें तो आप शायद उसको छोड़कर और वो 20 रुपए कलेक्ट करके और आप किसी अच्छी बुक को, रेफरेंस कंटेंट को परचेज करते हो, तो वो आपको हो सकता है कि इनिशियल में दुख दे, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे उस पर टाइम लगाना स्टार्ट करोगे तो मैं ये वादा करता हूं कि आपका कोई भी एग्जाम निकलने से आपको नहीं रोक सकता। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम उस पर टाइम नहीं देना चाहते। तो आपका चाहे ये बैंकिंग सेक्टर का पार्ट है, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर का पार्ट है, अगर आपको लगता है कि मेरा बेस स्ट्रांग नहीं है और खासकर आज के जो एग्जाम पैटर्न आपके आ रहे हैं आपको लगता है कि वो आपके लिए स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप किसी भी एक अच्छे टीचर के साथ ज्वाइन कर सकते हो और उसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और मैं बार बार बोलता हूं भाई, ऑथेंटिक कंटेंट को पढ़ो, ऑथेंटिक कंटेंट को पढ़ो। ये ऑथेंटिक कंटेंट होता क्या है? ऑथेंटिक कंटेंट का मतलब होता है कि आपकी जो रेफरेंस बुक है, कॉम्पिटिटिव बुक को आप छोड़ दो। आजकल आपकी कॉम्पिटिटिव बुक्स के अकॉर्डिंग एग्जाम नहीं आते हैं और आपको फॉलो करना पड़ेगा जो आज का पैटर्न है, आज के जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, और उनको करने के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और जो आपको टीचर्स मेहनत करवाते हैं, जो इस प्रकार से आपके लिए काम करते हैं, जो लगातार आपके ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ बात करते हैं, आप उनको किसी को भी ज्वाइन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साथ में केवल बातों से काम नहीं चलेगा। मैं बार बार बोलता हूं, आपकी 1 मिनट या लास्ट मिनट नोट्स को पढ़ने से एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला भाई साहब। और दूसरी बात आपको और बता दूं कि ये जो पार्ट है, जैसे आपका बेसिक जनरल नॉलेज है या आपका इंडियन इकोनॉमी है, साइंस है, ये भी एग्जाम में आते हैं। जैसे अगर हम जनरल नॉलेज और यहां पर साइंस की बात करें तो आपको एफसीआई और सीडब्ल्यूसी के एग्जाम में देखने को मिलता है। और एफसीआई और सीडब्ल्यूसी के एग्जाम में इनको अगर आप लोग करना चाहते हो तो केवल और केवल एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। 10वीं लेवल की, 10th लेवल का भी अगर आप लोग करके चले जाते हो तो आराम से एग्जाम को निकाल सकते हो। जैसे एफसीआई के अंदर आपका टेक्निकल की पोस्ट है या सीडब्ल्यूसी के अंदर आपकी पोस्ट है, तो उनको आप लोग केवल और केवल एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी आराम से एग्जाम निकाल सकते हो। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमें इन बेसिक सोर्सेस के ऊपर भरोसा नहीं है, इन ऑथेंटिक सोर्सेस के ऊपर भरोसा नहीं है। हम लोग जो है मार्केट के अंदर बुक्स के ऊपर रिलाई करते हैं और आपको लगेगा कि यार ये 2-3 बुक है, मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं तो एक छोटी सी बुक मिल जाए उससे काम कर लूंगा। भाई आपकी ये छोटी सी बुक नहीं, बड़ी सी बुक है, लेकिन उसमें इमेजेस के साथ आप पढ़ोगे, आपको मजा भी आएगा, आप आराम से उस पार्ट को कवर कर जाओगे। और ये बहुत बड़ा पार्ट नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतना टाइम हम लोग नहीं स्पेंड करना चाहते, हम हर चीज को क्विक करना चाहते हैं। तो क्विक करने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि उनको एक बार पढ़कर तो देखो, अगर नहीं समझ में आता तो फिर किसी एक अच्छे कंटेंट से आप लोग फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूं कि कभी भी शुरुआत अगर करनी है तो उसके लिए एक ऑथेंटिक कंटेंट को फॉलो करने से मत डरिए, उसको पढ़ने से मत डरिए, शुरुआत करके तो देखो। शायद आपकी इनिशियल बहुत आपको खराब करे, लेकिन जब आप उसमें इंटरेस्ट लेने लगोगे, उसको आप सीखने की कोशिश करोगे तो आपको मजा आने लगेगा और उस पढ़ाई का मजा जो होगा वो वाकई में आपको बाद में ट्रेमेंडसली जो है हेल्प करेगा उन एग्जाम को क्रैक करने में। अब अगर आपको लगता है कि ये एग्रीकल्चर पार्ट आप लोग बहुत ऑथेंटिक कंटेंट के साथ कवर करना चाहते हो और आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छे से सीखना है और एग्जाम का पैटर्न कैसा भी आ जाए मुझे उस एग्जाम को निकालना ही निकालना है, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो और हम आपके लिए इन सभी सब्जेक्ट को जो आपके एग्रीकल्चर के हैं इनको कवर करवाएंगे। चाहे वो जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट है, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, सॉइल साइंस है, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, प्लांट साइंस जिसमें ब्रीडिंग, जेनेटिक्स और फिजियोलॉजी है, और साथ में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है। और इसी के साथ में करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लैग कल्चर और आपका एनवायरमेंट और इकोलॉजी, और इसके साथ में जो फूड और एग्रीकल्चर के जो रेलेवेंट न्यूज और आर्टिकल्स आते हैं उनको भी हम लोग इसमें कवर करते हैं। और हम
कोशिश करते हैं कि इसको पूरा का पूरा, चाहे वो किसी भी पार्ट से कहीं से भी क्वेश्चन आए, उसको 100% कवर किया जाए। क्योंकि देखो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको हमें पढ़ाने के लिए और आपको जो है कवर करवाने के लिए पूरा टाइम देना पड़ेगा। और इसके लिए आप हमारे किसी भी कोर्स में आप ज्वाइन करते हो तो हम आपको एक प्रॉपर प्लान और स्ट्रेटजी के साथ आपको कवर करवाते हैं। राइट रिसोर्सेज और ऑथेंटिक सोर्सेज आपको फॉलो किए जाते हैं। आप भी उनको अगर सेल्फ स्टडी में वाकई में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आप इन 3-4 चीजों पे फॉलो कर लो, और अगर आपका कर पाए तो डेफिनेटली आप यहां पर एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो जैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम कर सकती हो, और आपकी कहां पर प्रॉब्लम आ रही है उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। आप जब टेस्ट देते हो ना, प्रैक्टिस करते हो, तो उससे पता चलता है कि भाई कहां पर प्रॉब्लम हुई है, किस प्रकार की समस्या हुई है, तो उन आप पार्ट को कवर कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टेस्ट हम लोग देना ही नहीं चाहते। हम बोलते हैं कि पहले सिलेबस कवर करेंगे तब काम करेंगे। भाई जो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट आपके टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट है, वो आप लोग देकर देखो, उससे आपको पता चलेगा। बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग देखो, डरो मत। नंबर कम आ रहे हैं, यही तो आ रहे हैं ना, फाइनल में तो नहीं आएंगे ना। अगर फाइनल में आ गए तो क्या करोगे? आपको एक बात बता दूं, एक रात में जिंदगी बदल सकती है। लेकिन कैसे? वो रात वो होगी जब आपने कम से कम आपकी 6 महीने साल की मेहनत के बाद आपने पेपर दिया, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की रात आपको जो है वो पूरा का पूरा टाइम बदल जाएगा, पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये आप लोग याद रखना। जिंदगी बदलने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी आसान हो जाएगी, वो तो स्ट्रगल है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपको एटलीस्ट फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी है वो यहां पर देखने को मिलेगी। अब बारी आती है जी हमारे कोर्सेज की। तो देखो हमारे जो कोर्स हैं उनमें सबसे पहले आपका एएफओ मेंस के लिए जो हमारा कोर्स है, जिसमें हम आपको क्लासेस जो आपकी ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव, रिकॉर्डेड हर प्रकार की क्लास आपको दी जाती है। जैसे आप लोग कन्वीनियंट लगता है उसके अकॉर्डिंग उस प्रकार का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस में हम आपको यहां पर हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को पूरा इन डेप्थ कवर करते हैं, और बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक आपको तैयारी करवाएंगे। और साथ में आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, आपके इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस के साथ। और साथ में हम आपको फुल लेंथ टेस्ट भी अवेलेबल करवाएंगे, जिसमें आपको अगेन इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल आपका पार करवाया जाएगा। और इसमें प्रैक्टिस के साथ आपको गाइड किया जाता है कि आपके नंबर अगर कम आ रहे हैं तो कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हो। और साथ में आपके डाउट सेशंस मिलेंगे, ताकि आपकी पर्सनल अगर किसी प्रकार की इंप्रूवमेंट है तो वो भी आपको मिल सके। और नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पर आपका और भी कोर्स है, जैसे आपका एफसीआई में हम पूरा एग्रीकल्चर तो कवर करेंगे, साथ में जो जनरल साइंस और सोशल साइंस और जनरल आपका बॉटनी, जोलॉजी का पार्ट है, उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवाते हैं, वो भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें किसी प्रकार के कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होते, वो इसी कोर्स में आपका इंक्लूड होती है। लेकिन इसकी क्लासेस नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट जितना भी पार्ट आपका है, अच्छा टेस्ट सीरीज आपको पूरी की पूरी मिलेगी, इसमें किसी प्रकार का आपका जो है इसमें हटाया नहीं जाएगा। फिर हम बात करें तो आपका आरआरबी स्केल 2 का भी कोर्स इसी प्रकार से है। और फिर हम बात करते हैं तो कंप्लीट एग्रीकल्चर का फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें आपके सभी एग्रीकल्चर एग्जाम को कवर किया जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के, और उसमें आपका पूरा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है इनमें सभी कोर्सेज के साथ। और अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर फाउंडेशन टेस्ट सीरीज में केवल हम लोग टेस्ट अवेलेबल करवाते हैं, जो कि टेस्ट आपके अगेन टॉपिक वाइज, फुल लेंथ और आपके सभी एग्जाम को कवर करने के लिए ये टेस्ट आपके अवेलेबल रहते हैं। और अगर हम बात करें तो आपका एमएससी एंट्रेंस कोर्स भी आप लोग ले सकते हो, जिसमें आपके एमएससी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम है उनको आप कवर कर सकते हो, या फिर आप लोग जेआरएफ के जो एग्जाम है एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस उनको भी कवर कर सकते हो, जो कि हम लोग आपके ऑथेंटिक आईआरआई फैकल्टी से कवर करवाते हैं। फिर हम बात करें तो ये आपके कोर्सेज की फीस है। यहां पर ये इन कोर्सेज को यहां पर आप लोग हमें अभी कांटेक्ट करके और ज्वाइन कर सकते हो, मौका है आपके साथ। और ये पूरे 1 ईयर की फीस है यहां पर एएफओ मेंस की, एफसीआई असिस्टेंट 14,1499, 2499 आरआरबी एसओ, और कंप्लीट एग्रीकल्चर फाउंडेशन 4299, 999 आपका यहां पर एग्रीकल्चर फाउंडेशन, एमएससी एंट्रेंस का 2399, और इसी के साथ में सीईटी पीजी का 1599। तो ये नाम मात्र फीस है, जिसमें हम आपको ये पूरा पार्ट कवर करते हैं इस प्रकार से, जो आप लोग देख सकते हो। बाकी अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे लिए चाहिए तो देखो, कोर्स को परचेज करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, और वहां से आप कोर्सेज को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो इन आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर अगेन मोबाइल नंबर आपको मिलेगा, उस मोबाइल नंबर पर हमें कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और आपको अगर और कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आपको दे दी जाएगी। और इसी के साथ में आज का हम लोग यहीं पर सेशन कंप्लीट करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात आपको जाते जाते बोलना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी कोई बदल सकता है
है तो वो केवल एक इंसान है, वो है आप खुद। आपका एक सही डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अगर आप एक रॉन्ग डिसीजन लेते हो और अगर आप इन्हीं ट्रैप में फंस जाते हो कि आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, एक टॉपर ने क्या किया, उसने क्या किया, ये जो आपका आज का माइंडसेट है और सोसाइटी का जो प्रेशर है, उसमें आप लोग यहीं पर दबे रह जाओगे और जिंदगी में कभी कामयाब शायद नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप इन बंधनों को तोड़कर वाकई में अपने लिए कुछ करना चाहते हो तो आपकी यही एक सोच आपकी पूरा जीवन और पूरी जिंदगी बदल सकती है। और यह आज ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कल आपके पास मौका नहीं होगा। उम्मीद है कि सेशन आपको हेल्प करेगा आपके पूरे करियर को बनाने के लिए। और इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ और एग्रीकल्चर की पूरी नॉलेज के साथ और विद प्रैक्टिकल कंटेंट आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स को क्रैक करने में और आपके एग्रीकल्चर नॉलेज को बूस्ट अप करने के लिए। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।